हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था अबाउट द टाइप्स ऑफ ड्रग अब्यूज, जिसमें आएगा ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स। इसके अलावा हमने देखा था स्मोकिंग एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। उसके अलावा जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था ड्रग एडिक्शन के बारे में देखा था। उसके अलावा डिपेंडेंसी। राइट, आज का जो टॉपिक है दैट इज नथिंग बट द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। ओके, अब इफेक्ट्स ऑफ ड्रग की बात करें तो दो तरीके के इफेक्ट्स होंगे। एक होगा लॉन्ग टर्म इफेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक अगर कोई ड्रग या अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, और एक होगा बोल सकते हैं सडन जो इफेक्ट होगा। ठीक है, सडन इफेक्ट या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी इफेक्ट जो होगा। ठीक है, सो वो देखते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि रेकलेस बिहेवियर लीडिंग टू एक्सीडेंट। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया रेकलेस बिहेवियर फियरलेस बिहेवियर होगा। ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस आपने सुने होंगे कि बहुत सारे यंगस्टर जो है ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं विच लीड्स टू एक्सीडेंट। राइट, इसके अलावा सेकंड जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है वो है वैंडलिज्म। वैंडलिज्म क्या होता है? बेसिकली इंटेंशनली डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा अभी ड्रिंक करके कोई किसी गार्बेज का जो डस्टबिन है उसको लात मार रहा है, कोई किसी की कार पार्किंग में खड़ी है उसके हेडलाइट्स को तोड़ दे रहा है। तो ये सब क्या है? दिस आर द वैंडलिज्म्स, दैट इज इंटेंशनली डैमेजिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी। इसके बाद थर्ड है वॉयलेंस। ठीक है, रास्ते में किसी के साथ झगड़ा कर लेना। ठीक है, आफ्टर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल या ड्रग्स। तो ये तीन शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स है। फर्स्ट है रेकलेस बिहेवियर विच विल लीड टू एक्सीडेंट। रेकलेस बिहेवियर में क्या होगा? कार एक्सीडेंट्स, ड्रिंक एंड ड्राइव केस होगा। ओके, उसके अलावा वैंडलिज्म याद रखना है कि जानबूझकर डिस्ट्रॉय की जाती है पब्लिक प्रॉपर्टी। उसके अलावा थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वॉयलेंस याद रखना है। अब एक्सेसिव डोज। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्ट टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट मतलब अगर बहुत ज्यादा समय के लिए कोई ड्रग कंज्यूम कर रहा है तो इट माइट लीड टू कॉमा और मे बी डेथ। ठीक है, तो याद रखना है ड्यू टू, अब ये कॉमा और डेथ का रीजन क्या हो सकता है? इट माइट बी रेस्पिरेटरी फेलियर्स, कार्डियक फेलियर, सेरिब्रल हेमोरेज। याद रखना है रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक फेलियर, सेरिब्रल हेमोरेज। सेरिब्रल हेमोरेज का मतलब क्या होता है? ब्रेन जो है उसके ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगे। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब इसके बाद ओवरडोसिंग भी याद रखना है। ओवरडोसिंग क्या होता है? इट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल। ठीक है, जब अल्कोहल और ड्रग को एक साथ लिया जाता है दैट विल बी मोर, यू कैन से ज्यादा वो लाइफ थ्रेटनिंग होगा। इट विल बी मोर लाइफ थ्रेटनिंग, और इसको क्या बोलेंगे? ओवरडोसिंग। ठीक है, सो ये याद रखना है। हीथ लेजर, ठीक है, आप सभी ने, ये बहुत ही फेमस एक्टर है, ऑस्ट्रेलियन एक्टर है। ही वॉज वर्किंग इन यूएस। बहुत ही फेमस इसकी मूवी है डार्क नाइट, जिसमें इसने एक किरदार निभाया था जोकर का। राइट, हीथ लेजर। तो इसकी भी डेथ 2008 में हुई थी ड्यू टू ओवरडोसिंग। तो याद रखना है कि आप सभी ने देखा होगा बहुत सारे एक्टर्स, सिंगर्स, आर्टिस्ट, ये सभी लोग रीजन मर जाते हैं ड्यू टू ओवरडोसिंग। अब काफी सारे आपने एक्टर्स, आर्टिस्ट को देखा होगा जो कि ओवरडोसिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो उसमें से एक एग्जांपल है हीथ लेजर का। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सो ये है इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल। अब नेक्स्ट है वार्निंग साइंस अमंग यूथ। अब एडिक्शन तक पहुंचने से पहले, दैट इज द एंड स्टेज, वहां तक पहुंचने से पहले कुछ सिम्टम्स, कुछ वार्निंग साइंस दिखाई देंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला साइन है अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और कॉलेज। ठीक है, कि जो इंडिविजुअल है वो स्कूल कॉलेज में प्रॉपरली लेक्चर्स अटेंड नहीं करेगा क्योंकि उसको कहां जाना है? ड्रग या फिर अल्कोहल कंज्यूम करने। तो ये याद रखना। उसके बाद ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। जाहिर सी बात है, कॉलेज या फिर स्कूल से एब्सेंट होगा तो जिसकी वजह से जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। उसके बाद लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन। तो याद रखना है थर्ड जो साइन है, वार्निंग साइन है यूथ में, वो है
लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, कोई भी क्लीननेस नहीं होगी, ठीक है। जब आप उसके कमरे में जाएंगे तो सारी चीजें यहाँ वहां स्कैटर्ड होंगी, ऐसे कुछ चीजें दिखाई देंगी। विड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटीग, ओके। सो अपने आप को वो बहुत ही अलग कर लेगा, आइसोलेट कर लेगा, किसी से बात नहीं करेगा, ठीक है, डिप्रेस्ड रहेगा, ओके। सो ये सारी चीजें दिखाई देंगी, फटीग, ओके। उसके बाद एग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट, बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट होने की कोशिश करेगा अपने एल्डर्स के साथ, उनके साथ बहुत ज्यादा उल्टे आर्ग्यूमेंट्स करेगा। सो दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स। और जब कहीं ना कहीं एल्डर्स के साथ आर्ग्यूमेंट होती हैं या फिर हम उनको उल्टा बोलते हैं या इंडिविजुअल उल्टा बोलेगा, तो दिस विल लीड टू अ डैमेज ऑफ अ गुड रिलेशनशिप, डिटोरिएटिंग अ रिलेशनशिप। उसके अलावा जो स्लीपिंग टाइम है, स्लीपिंग एंड ईटिंग टाइम है, वो भी कहीं ना कहीं चेंज होगा, बिकॉज बहुत ही अलग रह रहा है, किसी से पूरा आइसोलेटेड रह रहा है, तो किसी से ना बात करना, ना कुछ करना, ना किसी कोई अगर बात करने की कोशिश कर रहा है तो उससे भी बात नहीं करेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी होगा कि खाने का टाइम और सोने का टाइम चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से देयर विल बी फ्लक्चुएशन इन वेट एंड एपिटाइट। एपिटाइट मतलब क्या होता है, भूख लगना। तो पूरा टाइम जो है, शेड्यूल, पूरा जो साइकिल होता है, स्लीपिंग साइकिल, ईटिंग साइकिल, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना है कि अब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रोल भी है, ठीक है। अब ड्रग या अल्कोहल लेना है तो कहीं ना कहीं पैसे की भी जरूरत होती है, तो इन केस उसको अगर पर्सन, इंडिविजुअल को अगर पैसे नहीं मिल रहे तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, स्टीलिंग करेगा, राइट, चोरी करेगा, राइट। तो इसका खामियाजा याद रखना है कि एडिक्शन का खामियाजा कहीं ना कहीं सिर्फ वो इंडिविजुअल को ही नहीं भुगतना पड़ता है, उसके आसपास जो रहते हैं, उसके साथ जो रहते हैं, उनको भी भुगतना पड़ता है। सो मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू द एंटायर फैमिली। अब इसके वजह से क्या होगा, दिस विल लीड टू सोशल स्टिग्मा, उसको सोसाइटी से अलग कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर वो सोसाइटी से उसको बोल सकते हैं कि ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, उससे कोई ज्यादा बात नहीं करेगा। तो ये वार्निंग साइंस है, दीज आर 7 वार्निंग साइंस। फर्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और कॉलेज विच विल ड्रॉप द एकेडमिक परफॉर्मेंस, देन लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, देन विड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन एंड ऑल्सो फटीग, ठीक है, थकावट लगेगी, कहीं जाना नहीं, आना नहीं है तो आलस जैसा महसूस होगा। अग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर, ठीक है, विद द एल्डर्स, और इसके वजह से क्या होगा, इट विल लीड टू डिटोरेटिंग, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। उसके अलावा चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट, ठीक है, पूरा साइकिल, स्लीपिंग ईटिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सब साइंस है। एंड देन मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल बट टू द पीपल हु आर अराउंड हिम, टू हिज फैमिली। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है अबाउट द इफेक्ट ऑफ ड्रग और अल्कोहल एंड वार्निंग साइंस अमंग यूथ। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग अब्यूज इन एथलीट्स। उससे पहले एक और टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, वो भी मैं बताना चाहता हूँ कि जनरली जो ड्रग्स है वो इंट्रावेनसली लिया जाता है, दैट इज इट इज इंजेक्टेड इनटू द वेन्स विद द हेल्प ऑफ नीडल्स और सिरिंजेस, करेक्ट। तो इस केस में भी जब हम इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं तो वहां पर भी कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं ऑफ डिजीज सच एज एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब इसके अलावा भी कैसे होता है, बहुत सिंपल है, आप सभी को पता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका निडल जो है उसी का इस्तेमाल करें तो क्या हो सकता है, हमें भी वो इन्फेक्शन हो सकता है इफ इट इज कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया है एड्स एंड हेपेटाइटिस बी का, ठीक है। अब इसके अलावा अल्कोहल जब भी कोई कंज्यूम करता है तो जो मेजर पार्ट इफेक्टेड होता है वो है सेरिबैलम, राइट। जब सेरिबैलम इफेक्टेड होगा तो देयर विल बी नो कोऑर्डिनेशन, राइट, बैलेंस, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। इसके अलावा जो अल्कोहल है उसका इफेक्ट हमारे लिवर पे भी होता है, लिवर स्कारिंग, ओके, लिवर स्कारिंग होता है। अब इसके अलावा इन वुमेन्स में कोई प्रेग्नेंट वुमेन है एंड इफ शी इज consuming alcohol, so and in this case also there are chances that the fetus or the baby will be having a problem or the baby might have any kind of failure of the organs। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना है। अब हम टॉपिक पे आते हैं, ड्रग अब्यूज इन एथलीट्स। आप सभी ने सुना होगा डोपिंग टेस्ट, ठीक है। ये जो डोपिंग टेस्ट है ये आपने सुना होगा जब भी कोई ओलंपिक्स होता है, कॉमनवेल्थ के गेम्स या फिर ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन होते हैं तो उससे पहले एक डोपिंग टेस्ट होता है। तो ये डोपिंग टेस्ट यही बात को प्रूव करता है वेदर द एथलीट और वेदर द इंडिविजुअल हैज टेकन एनी टाइप ऑफ ड्रग,
ओके या फिर बोल सकते हैं मिस यूज किया है ड्रग का। अब ये एथलीट्स जो हैं ये क्यों ऐसा करते हैं, व्हाई दे मिस यूज द ड्रग, इसका रीजन क्या होता है, यूजुअली टू एनहेंस देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, क्यों करते हैं, टू एनहेंस देयर परफॉर्मेंस, अपना जो एबिलिटी है, अपना जो क्षमता है जीतने का उसको और बढ़ाने के लिए, अपनी पॉसिबिलिटी है जो जीतने की उसको और बढ़ाने के लिए। और कौन से ड्रग्स का बेसिकली मिसयूज होता है, सबसे पहला है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, नार्कोटिक एनाल्जेसिक विच इज अ पेन किलर। ठीक है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में भी या फिर जब ज्यादा पेन हो रहा है तो उससे पहले ये ड्रग ले लिया जाता है जिसकी वजह से जो पेन है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसके अलावा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, सेकेंड मिसयूज्ड ड्रग बाय एथलीट्स इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिज्म आप सभी को पता है, सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, सो यहां पर कहीं ना कहीं ये जो स्टेरॉइड्स हैं ये हमारे बॉडी में प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, प्रोटीन्स बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा डायरेटिक्स जो है क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा वाटर या एक्स्ट्रा फ्लूइड है और सॉल्ट है उसको बॉडी से रिमूव कर देगा। इसके अलावा हार्मोनल इंजेक्शंस ऑफ एड्रेनलिन एंड टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन। सो ये 4 ड्रग्स हैं जिनका मिसयूज किया जाता है एथलीट्स। और क्यों मिसयूज किया जाता है, जस्ट टू एनहेंस देयर परफॉर्मेंस, अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए, एक कंपटीशन को जीतने के लिए। ठीक है, सो ये याद रखना। तो ये 4 चीज है। अब इसके अलावा अब ये हार्मोनल इंजेक्शंस और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क, मसल्स का जो अमाउंट है, बल्क है, उसको बढ़ाएंगे और स्ट्रेंथ भी बढ़ाएंगे। इसके अलावा एग्रेसिवनेस भी पैदा करेंगे। क्या पैदा करेंगे, एग्रेसिवनेस। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब कहीं ना कहीं ये ड्रग के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो उसमें से हम आज जो तुम लोग के सिलेबस में दिया है उसको डिस्कस करेंगे, साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अब फीमेल्स की बात करें, in females there is masculinizations। okay, masculinizations मतलब क्या होता है, मसल्स बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगे जैसे कि मेल्स में होते हैं, तो उस तरीके के कुछ मसल्स डेवलप होंगे। ठीक है, सो ये याद रखना है, masculinization। उसके बाद अगेन इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, याद रखना है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हमेशा क्या इंक्रीज करेगा, एग्रेसिवनेस, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, कंपटीशन जीतने के लिए। इसके अलावा डीपनिंग ऑफ वॉइस, उसके अलावा there will be excessive hair growth, then abnormal menstrual cycle and enlargement of clitoris। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स या फिर बोल सकते हैं साइड इफेक्ट्स होते हैं फीमेल में। मेल की बात करें तो मेल में क्या होगा, अगेन इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस। उसके अलावा एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड आप सभी को पता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द ब्लैडर एंड द पेनिस। ओके, ब्लैडर एंड पेनिस के बीच में होता है और इसका काम होता है स्पर्म को नरिश करना। इसके अलावा देयर माइट बी पोटेंशियल किडनी और लिवर डिसफंक्शन, हमारी किडनी या लिवर में भी खराबी आ सकती है। इसके अलावा देयर विल बी रिडक्शन इन टेस्टिकल साइज, जो टेस्टिस का साइज है वो कम हो जाएगा। जब टेस्टिस का साइज कम होगा जाहिर सी बात है देयर विल बी डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। अब इसके अलावा देयर विल बी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, अगेन फीमेल कैरेक्टर। ठीक है, ब्रेस्ट जो है, जो चेस्ट है वो थोड़ा क्या बोल सकते हैं, फुलने लगता है, स्वेल होने लगता है। सो ये फीमेल की कैरेक्टर। उसके अलावा प्रीमेच्योर बाल्डनेस। ठीक है, बहुत ही जो नॉर्मल एज में बाल झड़ने चाहिए उससे पहले ही बाल जो है झड़ने लगते हैं। ठीक है, तो बाल्ड हो जाता है इंसान। उसके अलावा इट इज ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन, प्रीमेच्योर बाल्डनेस इज ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा एक्नी। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि दिखाई देंगे। ठीक है, तो और ये साइड इफेक्ट्स बेसिकली क्यों दिखाई देते हैं, बिकॉज ये जो स्टेरॉइड है, ये स्टेरॉइड हमारे सेल्स में जाकर हमारे डीएनए के साथ कुछ चेंजेस करवाता है। ठीक है, इसको सेल जो है एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करने के बाद ये जो स्टेरॉइड है ये हमारे डीएनए या जीन्स के साथ कुछ खिलवाड़ करता है, जिसकी वजह से फीमेल के कैरेक्टर मेल्स में दिखाई लगते हैं और मेल्स के कैरेक्टर फीमेल्स में दिखाई नहीं लगते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बात याद रखनी। और एक और चीज की, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है दे आर टेकिंग द ड्रग्स जस्ट टू एनहांस परफॉर्मेंस। ठीक है, अब ये चीज जो है कहीं ना कहीं सही नहीं है। कोई भी ये चीज ना एडवाइस करता है, ना ही कोई चीज ये विश करता है कि ड्रग्स लेकर या फिर कुछ गलत कर स्पोर्ट जीता जाए। ठीक है, वी शुड बी, यू कैन से, मोर पावरफुल, या फिर वी शुड बी मोर अग्रेसिव टुवर्ड्स विनिंग अ स्पोर्ट्स। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने मेरिट पर स्पोर्ट्स, कोई भी कंपटीशन है, बड़े कंपटीशन है, उसको जीतना चाहिए, ना कि इस तरीके से चीटिंग करके। तो ये याद रखना है, दिस इज अबाउट द ड्रग अब्यूज इन एथलीट्स
एंड द साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ये चारों इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। नार्कोटिक एनाल्जेसिस पेन किलर है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है वो क्या करता है, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बल्क मसल्स का अमाउंट भी बढ़ाएगा, डायबिटिस, रिमूवल ऑफ वाटर या फिर एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड सॉल्ट, हार्मोन्स, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब हार्मोन्स भी लिए जाते हैं ताकि जो एग्रेसिवनेस है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ओके, सो एक और पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ रिलेटेड टू द साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ठीक है, ये जो है ये क्या करता है, इट मेस्ड अप जब भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेंगे तो इट मेस्ड अप द सेक्सुअल ड्राइव इन बोथ मेल एज वेल एज इन फीमेल। ठीक है, याद रखना है। और जब सेक्सुअल ड्राइव जो है वो खत्म हो जाएगी तो इससे क्या होगा, देयर विल बी मूड स्विंग और डिप्रेशन। ठीक है, सो ये इतनी सी बात याद रखना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ एडोलेसेंट सब्सटेंस अब्यूज। ठीक है, एडोलेसेंट सब्सटेंस में क्या क्या आएगा, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग, राइट। सो ये जो हैबिट्स होती हैं ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे डेवलप होती हैं, यंग एज में थोड़ी होती हैं, फिर धीरे धीरे जैसे ही एडोलेसेंस एज तक पहुंचते हैं तो ये अपने पीक पर ये सारी हैबिट्स जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर ड्रग ये अपने पीक पर होती हैं जब एडोलेसेंस का एज होता है। एक और चीज, कोई भी इंडिविजुअल है वो इनबॉर्न एडिक्टेड नहीं होता है, राइट, वो इनबॉर्न एडिक्टेड नहीं होता है। कहीं ना कहीं देयर इज अ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड, टीचर, या फिर बोल सकते हैं प्रॉपर उसको गाइडेंस नहीं मिलता है, जिसकी वजह से देयर इज एडिक्शन ऑफ ड्रग, अल्कोहल। ओके, सो ये चीज प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए मैंने यहाँ पर एनलिस्ट किए हुए हैं। सबसे पहला है कि कहीं ना कहीं देखिए अब सभी लोग की कभी भी किसी भी इंडिविजुअल को जो कि आपसे छोटा है कहीं ना कहीं उसको गाइडेंस की जरूरत होती है। तो सेम चीज यहाँ पर है कि जो यूथ है कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स, टीचर्स, ठीक है, फ्रेंड्स, इनके तरफ देखता है टू गाइड देम। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि देयर शुड बी हाई लेवल ऑफ नेचुरेशन एंड कंसिस्टेंस डिसिप्लिन। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, देखभाल होनी चाहिए, प्रॉपरली देखना चाहिए कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, पेरेंट्स को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। अब सेकंड है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल है तो वहां पर कुछ लोग जो है वो ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, राइट, सो कहीं ना कहीं वो आपको ही बोलेंगे कि जस्ट टेक इट। ठीक है, सो आप जो है वहां पर मना करना चाहिए, देयर शुड ऑलवेज बी आंसर नो, नीड टू डेवलप अमंग यंग चिल्ड्रन टू से नो। याद रखना है कि आप कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हो, शर्माते हो कि मैं मना नहीं कर पाऊंगा, मैं ले लेता हूँ, चलो एक बार ले लेता हूँ, क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज आपको आगे जाके एडिक्टेड बनाएगी। इसीलिए नो जो वर्ड है वो बोलना जरूरी है इन सभी केसेस में। दे नीड टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल टू मैनेज एंड हैंडल प्रेशर फ्रॉम द फ्रेंड्स। प्रेशर हैंडल करना, जैसे मैंने बताया, नो बोलना जरूरी है। फ्रेंड जबरदस्ती भी कर रहा है तो ये चीज बोलना है नो नो, ये नहीं करना है कि चल भाई ले लेते हैं, अपना फ्रेंड बोल रहा है तो ले लेते हैं, ये चीज बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एक बार ले लिया तो कहीं ना कहीं वो आगे एडिक्शन आपको जरूर पैदा कर सकती है। इसके अलावा a child should not be pushed unduly। ठीक है, याद रखना है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो या उसको उसके लिमिट तक ही पुश करना है, उसके अलावा उसके ज्यादा नहीं। किसी भी एकेडमिक्स या स्पोर्ट्स में कंपैरिजन नहीं करना है कि ये देखो ये तेरा फ्रेंड है, इसको 97% आया, तुझे 82 आया, 80 आया, 70 आया, व्हाटएवर, तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रेशर आ जाएगा। तो वो जिसका जितना लिमिट है उसको इतने पर ही रखना है, एकेडमिक्स भी और नॉन एकेडमिक। स्पोर्ट्स में भी अगर कोई फर्स्ट आ रहा है, ये सेकंड आ गया, तो देयर शुड नॉट बी अ प्रेशर। ओके, उसके अलावा एजुकेशन एंड काउंसलिंग टू फेस प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेसेस। ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन काउंसलिंग करना चाहिए कि भाई अगर तू कहीं हार गया या फिर तुझे स्ट्रेस है तो यू शुड शेयर। ठीक है, कहीं तुझे प्रॉपरली किसी ने कुछ गाइड नहीं किया, देयर शुड बी प्रॉपर गाइडेंस। और कोई भी हार रहा है तो वो जो हार के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट है उसको टॉलरेट करने की क्षमता, या फेलियर जो है वो एक पार्ट है लाइफ का, ये बताने वाला उसको कोई ना कोई, वो उस इंडिविजुअल को कोई ना कोई ये चीज बताने वाला होना ही चाहिए। एंड दैट्स व्हाई देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड काउंसलिंग इन ऑर्डर टू से टू द इंडिविजुअल दैट डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर आर द पार्ट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, कोई एडोलेसेंट एज में है, ठीक है, तो वहां पर उसको क्या करना चाहिए कि किसी ट्रस्टेड इंडिविजुअल, जो उसका फ्रेंड है, जो उस पर ज्यादा ट्रस्ट करता है, या फिर पेरेंट्स है, उनके साथ एडवाइस लेनी चाहिए, उनसे
गाइडेंस लेना चाहिए, या फिर उनके जो भी इस इंडिविजुअल के अंदर प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, कुछ उसको प्रॉब्लम और रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है, राइट, जैसे कि प्यूबर्टी एज है या एडोलेसेंट एज पर ही बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सारी चीजें अपने फ्रेंड, जो ट्रस्टेड फ्रेंड है उसके साथ या फिर पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई फ्रेंड है वो कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स देख रहा है कि ये जो इंडिविजुअल है कहीं ना कहीं ये ड्रग की तरफ जा रहा है, जैसे कॉलेज, सपोज एक फ्रेंड है, ठीक है, उसका एक फ्रेंड है रमेश, दूसरा फ्रेंड है सुरेश, तो ये जो रमेश है ये हमेशा बार बार बंक कर रहा है क्लास, तो ये सुरेश को क्या करना चाहिए, इसके पेरेंट्स को बताना चाहिए कि आंटी अंकल ये देखिए आपका जो बच्चा है रमेश जो है वो कॉलेज या स्कूल पे प्रॉपर लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर शुड बी अलर्टनेस अमंग टीचर, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। इसके अलावा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मेडिकल हेल्प लेना चाहिए फ्रॉम फिजियोथेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। इसके अलावा डी एडिक्शन या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जहां पर जो एडिक्टेड लोग हैं वही रहते हैं, आपस में प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो ये एक काउंसिल के टाइप, एक काउंसिल के जैसा होता है। तो ये कुछ चीजें याद रखनी है, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट। और इसके अलावा अभी मैंने जो बताया डी एडिक्शन सेंटर्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहां पर जो एडिक्टेड लोग हैं वही साथ में बैठते हैं, आपस में बैठ के प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, दीज आर द प्रिवेंशंस ऑफ एडोलेसेंट सब्सटेंस अब्यूज। ओके, सो अब हम जो आगे का इसके बाद जो भी वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें हम डिजीज के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं, टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एस्कैरिसिस, इसके अलावा मलेरिया, डेंगू, तो ये सेट्स ऑफ डिजीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो उसमें से आज से जो शुरू कर रहे हैं वो है टाइफॉइड। अब टाइफॉइड की बात करें तो ये जो टाइफॉइड है ये कहीं ना कहीं एक कॉमन वर्ल्ड वाइड इलनेस वाली डिजीज है, राइट, इट इज अ कॉमन वर्ल्ड वाइड इलनेस, राइट। अब याद रखना है कि टाइफॉइड जो है इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि कॉस्टिव एजेंट, टाइफॉइड का कॉस्टिव एजेंट कौन सा है, सैल्मोनेला टाइफी। ओके, अब ये जो सैल्मोनेला टाइफी है इसका नेचर क्या होता है, इट इज फ्लैजिलेटेड, इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला, ठीक है, रॉड शेप का बैक्टीरिया है, देखो इस तरीके से दिखाई देगा, रॉड शेप का बैक्टीरिया होगा और इसके पास क्या दिखाई देगा, फ्लैजिला। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग करने के बाद इसका जो ग्राम्स नेचर होगा वो होगा ग्राम नेगेटिव, दैट इज पिंक कलर, पर्पल कलर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये याद रखना है। अब इसके बाद सैल्मोनेला टाइफी के अलावा टाइफॉइड कॉस्टिव एजेंट एक और होता है जो है सैल्मोनेला पैराटाइफी, कॉस्टिव एजेंट एक और होता है सैल्मोनेला पैराटाइफी, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये फ्लैजिला को निकालने के बाद यहां पर दिखाई दे रहा है सेल वॉल, राइट, सेल वॉल होता है, उसके बाद उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो मेन हम फोकस करेंगे सेल वॉल के ऊपर। अब सेल वॉल जो है उसके दो मेम्ब्रेन होंगे, आउटर एंड इनर, सेल वॉल के दो मेम्ब्रेन होंगे, आउटर एंड इनर। सो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है यही रिस्पॉन्सिबल होता है पैथोजेनिसिटी, कहने का मतलब क्या है कि ये जो सैल्मोनेला टाइफी है इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वही टाइफॉइड कॉज करता है, उसी की वजह से टाइफॉइड होता है। तो ये कैसे होता है ये भी डिस्कस करते हैं। अब आउटर मेम्ब्रेन तो याद रखना है, आउटर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ LPS, outer membrane of the cell wall is made up of LPS, lipopolysaccharide, it is lipopolysaccharide। अब lipopolysaccharide जो है ये वर्ड से समझ में आ रहा है कि lipo is lipid, polysaccharide, ठीक है, तो लिपिड और पॉलीसेकेराइड विल मेक LPS, lipopolysaccharide। याद रखना है कि ये लिपोपॉलीसेकेराइड या लाइपोपॉलीसेकेराइड ही होता है जो बैक्टीरिया को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है। LPS प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये बातें याद रखनी। ओके, अभी जैसा कि हमने देखा है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया के सेल वॉल का, ध्यान से सुनिए, आउटर मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरियल सेल वॉल के दो मेम्ब्रेन है, इनर आउटर। आउटर मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनिसिटी, outer membrane is responsible for pathogenicity, outer membrane is made up of lipopolysaccharide, lipopolysaccharide मतलब outer membrane is made up of lipid and polysaccharide। यहां तक क्लियर है। अब जो लिपिड है उसको क्या नाम है, लिपिड A,
अब यहां पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आप सभी को यहां पर ये डायग्राम दिख रहा होगा, राइट। सो ये है लिपिड ए, ये क्या है, लिपिड ए। अब लिपिड ए जो है, लिपिड ए में आपको दिख रहा होगा ये है ग्लूकोसामाइन। ये क्या है, ग्लूकोसामाइन। ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये है ग्लूकोसामाइन। व्हाट इज ग्लूकोसामाइन? ग्लूकोज विच कंटेन्स अमाइन ग्रुप, उसको बोलेंगे ग्लूकोसामाइन। अब इसके अलावा लिपिड आप सभी को मालूम है किससे बन रहा है, फैटी एसिड। तो यहां पर ये जो मैंने शो किया है रफली, ये क्या है, फैटी एसिड। सो याद रखना है, लिपिड इज कॉल्ड लिपिड ए एंड इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड, जो मैंने लाइन से शो किया हुआ है। इसके अलावा ग्लूकोसामाइन, ये जो मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया, इसके अलावा 2 फॉस्फेट ग्रुप आपको दिखाई देंगे। सो व्हाट इज लिपिड ए? लिपिड ए इज 2 phosphorylated glucosamine attached to fatty acid. What is lipid A? 2 phosphorylated glucosamine attached to fatty acid. समझ में आ गया? सो ये याद रखना। अब इसके बाद एक और चीज, ये जो लिपिड ए है ये सबसे अंदर की तरफ है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ये हो गया अपना लिपिड ए। उसके बाद क्या होगा अपना पॉलीसैकेराइड कोर, पॉलीसैकेराइड कोर, फिर बाहर की तरफ क्या होगा, ओ एंटीजन। तो दीज 3 मेक्स द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल वॉल। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल वॉल 3, लिपिड ए, पॉलीसैकेराइड कोर, ओ एंटीजन। तो फर्स्ट वाला देखा हमने लिपिड ए, ठीक है। अब लिपिड ए में फॉस्फेट ग्रुप का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, इट इज द ओनली सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिसिटी। अब इससे पहले हमने देखा कि आउटर मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनिसिटी। अब उसके अंदर और डीप जाकर ये देख रहे हैं कि आउटर मेम्ब्रेन में भी कौन है जो टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉस्फेट ग्रुप। याद रखना। अब एनिमल्स में क्या होता है कि एनिमल्स में एक एंजाइम होता है जो कि ये फॉस्फेट ग्रुप को डाइजेस्ट कर देता है, और जब ये फॉस्फेट ग्रुप डाइजेस्ट हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी खत्म। फॉस्फेट ग्रुप होता है, याद रखना है, रिस्पॉन्सिबल टॉक्सिसिटी के लिए, बैक्टीरियल टॉक्सिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉस्फेट ग्रुप। और एनिमल्स में एक खास मशीनरी होती है फॉस्फेट के लिए, बैक्टीरिया की, कि वो जो फॉस्फेट है उसको मार देता है। जब फॉस्फेट मर जाएगा टॉक्सिसिटी नहीं होगा। क्लियर है, याद रखना है। अब इसके बाद यहां पर देखो सब लोग, ये सबको पॉलीसैकेराइड कोर दिखाई दे रहा है, ये मिडल लेयर है, अभी मैंने यहां पर डिस्कस किया जैसे कि। अब आउटर जो लेयर है वो क्या है, ओ एंटीजन। क्या है, ओ एंटीजन। तो याद रखना है। अब ये ओ एंटीजन जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। सही बात है, एंटीजन आर द नेम प्लेट्स, एंटीजन आर दी नेम प्लेट। तो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम, सपोज मेरे ही अंदर सैल्मोनेला टाइफी गया, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मेरा जो इम्यून सिस्टम है, किसको आइडेंटिफाई करेगा, ओ एंटीजन को। पर क्या वो फॉस्फेट को मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। या फॉस्फेट को डिग्रेड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज फॉस्फेट कहां है, अंदर की तरफ, तो वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। इसी वजह से क्या होता है हमको टाइफॉइड, बिकॉज जो फॉस्फेट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिसिटी, उसको मार ही नहीं पाते हैं, उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हमारे एंजाइम्स, क्योंकि वो सबसे अंदर की तरफ है। और उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, ऊपर से ओ एंटीजन। सो याद रखना है, ओ एंटीजन मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंटीबॉडीज टू रिकॉग्नाइज द लिपिड ए। लिपिड ए मतलब ये वाला पार्ट, इसमें क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोसामाइन, फॉस्फेट एंड फैटी एसिड। तो याद रखना है, दिस इज अबाउट द infection caused by Salmonella typhi और Salmonella paratyphi। एक और चीज याद रखना है, टाइफॉइड को एक और नाम है एंटेरिक फीवर, गैस्ट्रिक फीवर। ये नाम क्यों दिया, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है, इसीलिए इसको क्या नाम है, एंटेरिक फीवर या फिर गैस्ट्रिक फीवर। ठीक है। इसके अलावा इसको एक और नाम है पैथोजेनिक फीवर। एक और नाम क्या है इसको, पैथोजेनिक फीवर। अब ये भी नाम क्यों है, बिकॉज बैक्टीरिया, कौन सा पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी जो है ये क्या है, एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, इसलिए इसको क्या बोला है, पैथोजेनिक फीवर, क्योंकि सैल्मोनेला टाइफी जो पैथोजन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमको टाइफाइड हो रहा है। तो ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड।
अब ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड से पहले एक और नाम है टाइफाइड का, एब्डोमिनल थाइपस। अभी मैंने एक और नाम, इसके पहले 2-3 नाम और बताया हुआ है, एंट्रिक फीवर, गैस्ट्रिक फीवर एंड पैथोजेनिक फीवर, राइट। तो इसके अलावा एक और नाम है एब्डोमिनल थाइपस। अब ये जो थाइपस है ये एक डिजीज है जहां पर हमारे बॉडी पर रैशेस आ जाते हैं, राइट, स्किन वगैरह पर रैशेस आते हैं। इसके अलावा फीवर होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी उसका डेरिवेटिव है, थाइपस का ही डेरिवेटिव है टाइफॉइड, ठीक है। और कहीं कहीं केस में क्या होता है, टाइफॉइड में रैशेस वगैरह आ जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला है, थाइपस। एंड एब्डोमिनल क्यों बोला है, कहीं ना कहीं हमारे जीआई ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला है, एब्डोमिनल थाइपस। एब्डोमिनल थाइपस, थाइपस याद रखना है, रैशेस आते हैं बॉडी पर और कहीं ना कहीं रेड रैशेस आएंगे, इसके अलावा फीवर होता है, ठीक है। अभी ये जो टाइफॉइड वर्ड है, इट वाज गिवन बाय लुइस इन 1829 एज अ डेरिवेटिव ऑफ थाइपस, जैसे कि अभी मैंने बताया। अभी याद रखना है कि सैल्मोनेला टाइफी जो है कहीं ना कहीं वो हमारे इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में होता है। कहाँ होता है, जीआई ट्रैक्ट के ल्यूमेन में। सो ये याद रखना है, ठीक है। अब सपोज आप सभी ने देखा होगा रिमोट एरिया में जो डेफिकेशन होता है वो कहाँ होता है, इन द फील्ड, ठीक है, खेत में होता है, राइट। सो खेत में सपोज कोई भी एक रिमोट एरिया में इंडिविजुअल है, वो डेफिकेशन कर रहा है, ठीक है। तो डेफिकेशन होने के बाद अगर सपोज वो एक पर्सन इन्फेक्टेड है तो क्या होगा, उसके डेफिकेशन में या उसके स्टूल में क्या प्रेजेंट होगा, सैल्मोनेला टाइफी, राइट। इन्फेक्टेड पर्सन, स्टूल में क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। अब सपोज कोई इंसेक्ट या कॉकरोच उसके ऊपर आकर, उस फीसिस या स्टूल के ऊपर आकर बेसिकली बैठ रहा है, तो क्या होगा, वो जो स्टूल है या फिर वो बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी जो स्टूल के अंदर है, वो कहीं ना कहीं उस इंसेक्ट या फिर कॉकरोच से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, वो चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा। फिर जैसे ही अटैच हुआ वो कॉकरोच या इंसेक्ट, सपोज वो कहीं पानी में गया, किसी फूड पर जाकर बैठ गया, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, यहां पर ट्रांसमिट हो गया इंसेक्ट और कॉकरोच के थ्रू, ठीक है। वो फूड पर जाके सपोज इंसेक्ट बैठ गया, फ्लाई बैठ गई, तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी वो अब कहाँ है, फूड के ऊपर है, और वही फूड हम खाएंगे, एंड दिस विल लीड टू इन्फेक्शन। तो याद रखना है, वाटर एंड फूड कंटेमिनेशन की वजह से क्या होता है, टाइफॉइड। तो याद रखना है, फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन कंटेनिंग द बैक्टीरिया, फ्लाइंग इंसेक्ट फीडिंग ऑन फिशेस में ट्रांसफर बैक्टीरिया, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा पुअर हाइजीन, पुअर सैनिटेशन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर्ली हैंड वगैरह वॉश नहीं किया सपोज अभी। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, वाटर, अभी जैसे फूड का एग्जांपल लिया, सेम वाटर इंसेक्ट सपोज वाटर में आकर बैठ गया, उसी के अंदर जाकर डूब के मर गया, तो कहीं ना कहीं उसने उस सैल्मोनेला टाइफी वहां पर फैला दिया, और वही पानी सपोज हमने पिया और यहाँ पर आ गया। अब पानी यहां पर आने के बाद याद रखना है कि ये जो बैक्टीरिया है हमारे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में रहेगा, और वहां पर क्या कर देगा, परफोरेशंस, होल कर देगा, परफोरेशंस कर देगा, ठीक है। सो याद रखना है इसको, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर भी जाकर मिक्स हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स में याद रखना है, बहुत ज्यादा हाई फीवर, उसके अलावा पल्स रेट काफी धीरे हो जाएगा इसके वजह से। अभी जैसे मैंने बताया, एब्डोमिनल पेन होगा, फ्रीक्वेंट पासेज ऑफ स्टूल होगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे परफोरेशंस होल हो चुके हैं इंटेस्टाइन में, भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, बहुत ज्यादा बुखार, जैसे कि मैंने बताया 104 डिग्री सेल्सियस का बुखार, फ़ारेनहाइट 104 फ़ारेनहाइट का फीवर हो जाएगा। और कुछ केसेस में क्या होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन जो मैंने बताया, उसके वजह से देयर माइट बी ब्लीडिंग। तो ये याद रखना है, साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या है, हाई फीवर, ठीक है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर होगा या फिर वहां तक होगा। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन, लो पल्स रेट, उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट परफोरेशंस, इंटेस्टिनल परफोरेशंस लीडिंग टू ब्लीडिंग या रिजल्टिंग इन ब्लीडिंग। तो ये डायग्राम मैंने वही बताया कि सपोज पानी पिया स्टमक से, इंटेस्टाइन में गया, और उस पानी के अंदर सैल्मोनेला टाइफी है, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 3 वीक्स। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 1 to 3 वीक्स। इसके अलावा कंफर्मेटरी टेस्ट याद रखना है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट यूज किया जाता है टू टेस्ट वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड और नॉट। तो ये याद रखना है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब डायग्नोसिस तो मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर टाइफॉइड को डायग्नोस करना है तो कंफर्मेटरी टेस्ट है, विडाल टेस्ट, राइट। उसके अलावा इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड भी मैंने अभी मेंशन किया हुआ है 1 to 3 वीक्स।
अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में बहुत ही सीवियर केस में, बहुत ही सीवियर टाइप के टाइफाइड में क्या होता है, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है, देयर इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। इसके अलावा एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होता है, नॉर्मल जो अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स वाले केस होते हैं उनमें एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होता है, एंटीबायोटिक्स सच एज क्लोरोमाइसिटिन। इसके अलावा WHO has recommended two types of vaccine, one oral vaccine and one is injectable vaccine. Oral vaccine है TY21A vaccine and injectable है typhoid polysaccharide vaccine TPV, ठीक है। ओरल वैक्सीन TY21A वैक्सीन, जिसको एक और नाम है टाइफिम वी, मतलब इस नाम से इसको सोल्ड किया जाता है, टाइफिम वी नाम से। इसके अलावा जो इंजेक्टेबल दैट इज टाइफॉइड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है, इसको एक और नाम है या फिर जो सोल्टेड नेम है वो क्या है, टाइफ्रिक्स, ठीक है। तो ये याद रखना है। एक और चीज मैं बता दूं कि अभी यहाँ पर तुम एंटीबायोटिक्स के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो नीट एस्पिरेंट है उनके लिए नीट एग्जाम में ये जनरली पूछे नहीं जाते हैं कि कौन से एंटीबायोटिक्स जो है वो किस डिजीज के अगेंस्ट काम करते हैं। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जैसे कि अभी आपको कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम पता चलेंगे, टाइफॉइड, उसके बाद फिर मलेरिया, उसके अलावा फिर कॉमन कोल्ड, तो आपको किसी को रिकमेंड नहीं करना है, ये रिकमेंड नहीं करना है किसी को भी कि मैंने पढ़ा है तो मैं रिकमेंड कर देता हूँ या मैं किसी को बोल देता हूँ कि ये दवा ले लो, ये एंटीबायोटिक ले लो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो ये कभी नहीं करना है, डॉक्टर के पास हमेशा उसको प्रिस्क्रिप्शन के लिए जाने देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक स्टोरी दी हुई है बुक में, एनसीईआरटी में, दैट इज ऑफ टाइफॉइड मैरी। उसका असली नाम था मैरी मेलॉन, ठीक है। अब इसको टाइफॉइड मैरी नाम दिया बिकॉज शी वॉज अ कैरियर ऑफ टाइफॉइड, ठीक है। और मैरी मेलॉन की स्टोरी जो है वो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ करना चाहता हूँ कि मैरी मेलॉन जो है शी वॉज फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है, शी वॉज आयरिश, और वो यूएस में काम करने आई थी एज अ कुक, ठीक है। सो वो कुक का काम करती थी और वो कैरियर थी, ये बात का उसको भी बिल्कुल भी पता ही नहीं था बिकॉज जो उसके अंदर जो टाइफॉइड था वो असिम्टोमेटिक था, उसके कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, बहुत ही नॉर्मल लाइफ उसकी चल रही थी, ठीक है। सो ये याद रखना है। अब टाइफॉइड मैरी जो है वो जिस होटल में कुक का काम करती थी वहां पर डेली बहुत सारे लोग खाने पीने आते थे, राइट। सो उसकी वजह से मैरी मेलॉन या मैरी ब्राउन की वजह से ही बहुत सारे लोगों में जो उस होटल में खाना खाने आते थे उनमें भी ये इन्फेक्शन फैल गया, ये टाइफॉइड जो है वो फैल गया बिकॉज मैरी मेलॉन जो है वो ज़्यादा हाइजीन पर ध्यान नहीं देती, प्रॉपर हैंड वॉश वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं करती, तो कहीं ना कहीं वो फूड वगैरह बनाती थी तो वो जो उसके हाथ में जो भी माइक्रोब्स होंगे या जो भी टाइफॉइड से रिलेटेड इन्फेक्शियस एजेंट था वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जा रहा था, तो ये एक रीज़न था। और आई थिंक बहुत सारे लोगों की इस वजह से डेथ भी हुई थी, ना ही सिर्फ इन्फेक्टेड हुए थे, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी बिकॉज उस टाइम पर एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे ही पता चला कि जो भी डेथ हो रहे हैं डिजीज की वजह से, टाइफॉइड डिजीज की वजह से, उसका जो मेन कल्प्रिट है वो है मैरी मेलॉन, ठीक है। तो तब उसको नाम पड़ा टाइफॉइड मैरी और उसको क्वारंटाइन कर दिया गया। मैरी मेलॉन को 26 ईयर्स तक शी वॉज क्वारंटाइन, ठीक है, कोई इससे मिलता नहीं था, कोई बात नहीं करता। और जब उसका डेथ हुआ और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसके गॉल ब्लैडर में बहुत सारे सैल्मोनेला टाइफी पाए गए और उसको मैंने ये भी सुना है कि उसको बोला भी गया था कि जो वहाँ के हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने मैरी मेलन को बोला भी था कि आप अपना गॉल ब्लैडर निकाल दो, तो उससे क्या होगा कि ना किसी और को फैलेगा ना ही आपको होगा, पर शी डिनाइड, उसका रीज़न पता नहीं, पर गॉल ब्लैडर निकालने से उसने मना कर दिया, ठीक है। तो फाइनली कहीं ना कहीं बाद में ये पता चला ही कि पोस्टमार्टम में कि जो गॉल ब्लैडर था उसमें बहुत सारे सैल्मोनेला टाइफी थे, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो आप सभी के लिए एक सरप्राइजिंग टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एंड द टॉपिक इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांट वर्ड का मतलब क्या होता है या ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है, एक डैमेज्ड टिश्यू या ऑर्गन को, एक डैमेज्ड टिश्यू या ऑर्गन को निकाल कर उसको एक नॉर्मल टिश्यू या ऑर्गन से फिल कर देना फ्रॉम द डोनर। डोनर खुद भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है,
ठीक है, सो याद रखना है ट्रांसप्लांटेशन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ डैमेज्ड इंजर्ड टिश्यू और ऑर्गन्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन एंड देयर सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट बाय सिमिलर टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम डोनर। ये ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है। अब कौन से ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? बोन मैरो, हार्ट, लंग्स, लिवर, कॉर्निया, किडनी। याद रखना है बोन मैरो, लंग्स, हार्ट, लिवर, कॉर्निया, किडनीज। ठीक है, सो एक आई थिंक क्वेश्चन ऐसे भी कुछ नीट में पूछ सकते हैं, विच ऑफ द ऑर्गन्स कैन नॉट बी ट्रांसप्लांटेड। तो यहां पर 4 ऑप्शन में से 3 यहीं से होंगे और एक जो है जो कि ट्रांसप्लांट नहीं होगा वो होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने ये एक टॉपिक पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ओटी। ओटी का मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। पहला है ऑटोग्राफ्ट। ग्राफ्टिंग जो मतलब है इसका मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग। ठीक है, ग्राफ्ट मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग। ग्राफ्टिंग जो है प्लांट्स में देखेंगे तो स्टॉक स्कायोन करके 2 चीजें थी, स्टॉक एंड स्कायोन। तो बेसिकली ज्वाइन करते हैं इसको, स्टॉक और स्कायोन को ज्वाइन करते हैं ताकि एक ही पेड़ पर 2 अलग अलग प्लांट को ग्रो कर सके। तो ग्राफ्टिंग इज दैट। सो ग्राफ्ट मतलब ज्वाइन करना। सो पहला है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट में याद रखना है कि ये बर्निंग केसेस में होता है कि कोई स्किन जो है वो बर्न हो गया है, तो जहां पे नॉर्मल स्किन है उसको वहां से कट करके उसको जो बर्निंग स्किन है उससे रिप्लेस कर दिया जाए। तो ग्राफ्टिंग ऑफ वंस ओन टिश्यू टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, एग्जांपल इज स्किन ग्राफ्ट। ठीक है, बर्निंग केसेस में क्या किया जाता है? जो नॉर्मल ऑर्डिनरी स्किन होता है उसको वहां से निकाला जाता है और स्टिच कर दिया जाता है जो बर्निंग वाले एरियाज होंगे स्किन पर। ठीक है, इसके बाद है आइसो। आइसोग्राफ्ट में क्या होता है कि यहां पर ट्रांसप्लांटेशन होगा बिटवीन द 2 ब्रदर एंड सिस्टर, ट्विन ब्रदर्स एंड सिस्टर। इन दिस केस जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम होना चाहिए। तो याद रखना है आइसो। आइसो मतलब होता है सेम। तो ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ट्विन ब्रदर और सिस्टर, दोनों डोनर रेसिपिएंट दोनों का जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल। थर्ड है एलोग्राफ्ट। ठीक है, एलोग्राफ्ट में 2 इंडिविजुअल के बीच में जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगा तो वहां पर स्पीशीज सेम होने चाहिए, जैसे ह्यूमन में हो गया। ठीक है, सो हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हो गया, राइट। सो वहां पर याद रखना है बिटवीन 2 इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज बट विथ डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल। हार्ट ट्रांसप्लांट हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। जीनोग्राफ्ट याद रखना है बिटवीन एनिमल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, बिटवीन एनिमल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। टाइप्स ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट एंड जीनोग्राफ्ट। ओके, अब एक और चीज बताना चाहता हूं, ये जो मैंने लिखाया है बोर्ड पर इसको कॉपी करना है। ठीक है, ये नोट्स में मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, सो आप सभी को ये बोर्ड से ही कॉपी करना है इतना वाला सेक्शन। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद न्यू डिजीजेस। थैंक यू।